सबसे बड़ा पद कौन सा है? ये बेटा पेपर के द्वारा मतलब पेपर के द्वारा क्या? मतलब पेपर जब कराते हैं तो कॉलेज में तो सबसे बड़ा आईएएस ही होता है। नहीं समझ पाए आप क्वेश्चन। आईएएस कोई पद नहीं है बेटा, आईएएस एक रैंक है। आईएएस पद थोड़ा ही होता है, वो रैंक है। उस रैंक का व्यक्ति कुछ पदों को धारण करता है। सीडीओ भी आईएएस हो सकता है, जिला अधिकारी भी आईएएस हो सकता है, कमिश्नर भी आईएएस हो सकता है, बहुत कुछ आईएएस हो सकता है। तो आईएएस कोई पद थोड़ी है, आईएएस रैंक है। थोड़ा सा इस पे बात कर लें। पूरी दुनिया में जब विभाग बनाए जाते हैं ना बेटा, तो उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब डिटेल में तो नहीं, संक्षेप में सुन लें। दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। एक को कहते हैं रैंक क्लासिफिकेशन एंड वन इज पोजीशन क्लासिफिकेशन। पोजीशन क्लासिफिकेशन भारत में नहीं है, भारत में रैंक क्लासिफिकेशन है। यानी परीक्षा के माध्यम से रैंक दे दिया जाता है। अब उस रैंक का व्यक्ति किसी प्रकार का काम करे, उसका वर्क नेचर चाहे जो भी हो, कार्य के स्वरूप और कार्य की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, वो उसी रैंक का कहलाएगा। जैसे आईएएस क्या है? रैंक है। सचिवालय में चला जाए, जिले में रहे, कहीं रहे, वो आईएएस है। आईपीएस तो आईपीएस का पुलिस अधीक्षक ही होते हैं। अजीत डोभाल क्या है? वो भी तो आईपीएस हैं। तो आईपीएस कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उसका अपॉइंटमेंट होता है। उस तरह के जो विभाग, वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं आईपीएस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में जाते हैं। आपके पुलिस में है ही हैं, पीएससी में चले जाते हैं, सीबीआई में चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, लेकिन रुतबा रहता है आईपीएस। तो आईपीएस पद नहीं है बेटा, रैंक है। तो हम पूछ क्या रहे हैं और आप सोच क्या रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं सिविल सेवा का सबसे बड़ा रैंक नहीं, पद कौन सा, जो आपसे पूछा गया है। हाँ बोलें, कुछ राय मशवरा हुई है तो कुछ निकल के आया होगा, बोले। कैबिनेट सचिव, तो काहे इतना संकोच था? कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा बात हो जाए, क्या हर्ज है? जो संशय हो, संदेह हो, सब बाहर के निकल के आ जाए। तो जो सचिवालय में सचिव होते हैं वो खाली कैबिनेट सचिव ही थोड़े ही होते हैं। कैबिनेट सचिव भी होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, फिर अंडर सेक्रेटरी होते हैं। ये मैंने हायरार्की में होता है। इन लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? कोई सिस्टम तो जरूर होगा इस देश में, क्योंकि बिना सिस्टम के तो नियुक्ति होती नहीं होगी। और देखते हैं कुछ विभागों में डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डायरेक्टर ही तो होता है। क्या नाम होता है उसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो है तो वो भी डायरेक्टर ना। स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर होते हैं। अब उसके साथ जनरल लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो अलग चीज है, लेकिन निदेशक ही तो कहा जाता है ना। तो इन लोगों की नियुक्ति कौन करता है? मुझे जुगाड़ उगाड़ से। हाँ हाँ मुझे तो लगा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए बेटा, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए। इस तरह से गाड़ी चलेगी नहीं, इस तरह से उलझ जाएंगे आप, फंस जाएंगे आप। जो भी जिस भी दिशा में जाए, वर्गीकरण पूछ लेगा आपसे, दोनों में डिफरेंस क्या है? रैंक क्लासिफिकेशन, पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंसेस है? क्या नहीं पूछ रहा है आजकल संविधान में। जब आपसे कह दिया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन पूछेंगे, तो प्रशासन में फिर क्या नहीं आता? और पूछा ही जा रहा है आपसे। तो थोड़ी सी बात कर लें, अनुमति है? अभी आपसे अनुमति ले लेके मैं काम करना है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 3 संस्थान हैं बेटा। एक का नाम है, जिसको लोग कहते हैं एसीसी, ठीक है। एक का नाम है एसएसबी और एक का नाम है सीईबी। एसएसबी तो सुने ही होंगे, क्या है पूरा नाम उसका?
अरे भाई एक तो पैरामिलिट्री फोर्स का ही नाम है एसएसबी, बैज लगा के चलते हैं एसएसबी। एक जो बच्चे सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो उनका जो इंटरव्यू होता है उसको भी एसएसबी कहा जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये वो नहीं है, दोनों नहीं है, इसका नाम है सीनियर सिलेक्शन बोर्ड। क्लियर है? सबका नाम जरा सुन लो भाई पहले। हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन में, ये छोटे बच्चों जैसी परीक्षा नहीं होती कि यहाँ पे फुल फॉर्म बताइए, जो आप बहुत रटते हैं। हाँ, फुल फॉर्म आना चाहिए, वो अलग बात है। एसीसी सीमेंट, हाँ भाई मैंने तो यही सुना है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, यही ना है। एसीसी सीमेंट लोग बताते हैं बड़ी अच्छी सीमेंट है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, सीनियर सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, ये तीनों ही मिलके पूरे सचिवालय की डिजाइन बना देते हैं। पूरे सचिवालय की जो डिजाइन बनती है इवन अंडर सेक्रेटरी तक, यही लोग सबकी नियुक्ति करते हैं। तो इसमें सबको बांटा गया होगा ना बेटा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। ये जो नियुक्ति करते हैं, एक कमेटी बनाई। एक दिन मैंने आपसे बोला था, आपने ध्यान से सुना नहीं या फिर उसको को रिलेट नहीं कर पाते, ये सब परेशानी है। कैबिनेट समितियां बनाती है, जिसको कैबिनेट कमेटी कहा जाता है। वो अपनी समस्या के समाधान के लिए दुनिया भर की कमेटी बनाते हैं जो उनको आवश्यकता होती है। तो ये भी कैबिनेट की एक समिति ही है, अरे नाम ही है इसका, कैबिनेट कमेटी तो है ही है, लेकिन आगे जुड़ गया अपॉइंटमेंट। ये नियुक्ति करने वाली कैबिनेट की समिति होती है जो नियुक्ति करती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और मुझे लगता है कि लगभग सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है बेटा? तो ये लोग जितने सचिव लेवल के लोग होते हैं, जितने सेक्रेटरी लेवल के और एडिशनल सेक्रेटरी, यानी सचिव से थोड़ा सा छोटा वाला जो सचिव है, इन सबकी नियुक्ति करते हैं। ये जो नियुक्ति करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त सचिव। क्लियर है? और ये जो नियुक्ति करते हैं वो डायरेक्टर से लेके डिप्टी और अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। इसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट सचिव, यानी सीनियर सिलेक्शन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है बेटा? कैबिनेट सचिव। इसकी अध्यक्षता करता है कार्मिक मंत्रालय का सचिव, कार्मिक सचिव, और उसकी अध्यक्षता करता है स्वयं प्रधानमंत्री। इसीलिए सचिव वचिव के बारे में कहा जाता है कि मंत्रियों के बड़े करीब होते हैं, होना भी चाहिए, बड़ा राजदार होता है सचिव मंत्री का। तो हर व्यक्ति अपने भरोसे के आदमी को ही सचिव बनाना चाहता है। तो पूरी कैबिनेट बन जाती है, डिसाइड कर लिया जाता है किसको किसको सचिव बनाना। तो यही नियुक्त करते हैं बेटा कैबिनेट सचिव। क्लियर है? आप जी जी जी, सब जब बोल दिया गया सचिव तो सब सचिव, कोई नहीं बचेगा। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, लेकिन हाँ, उन लोगों के सचिव को सचिव ना कह के महासचिव कह दिया जाता, कुछ भी कहा जाए, सबकी नियुक्ति यही करेगा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। क्लियर है? मन हो तो लिख लो। तो रख लो। निजी सचिव का कोई गवर्नमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा ही है। निजी सचिव अभी तक क्या हो रहा था इस देश में आपको पता है? अपने बेटे बेटियों रिश्तेदारों को लोग रख ले रहे थे। तो बेटे बेटी और रिश्तेदार खुद ही मंत्री जैसा काम कर रहे थे। अरे बोल देंगे पापा से करवा देंगे। तो निजी सचिव का कोई गवर्नमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा ही है। पीआरओ लोग बनाते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, प्रतिनिधि लोग घोषित कर देते हैं, सांसद विधायक फलाना ढमाका ये हमारे प्रतिनिधि रहेंगे। नहीं सुना है? सांसद प्रतिनिधि, ये कोई सरकारी प्रोटोकॉल थोड़ा ही है ना? ये लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। और नहीं, पैसा तो सरकार के फंड से मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नियुक्त कर लेते हैं। इसमें अलग से कोई प्रोटोकॉल, इसीलिए तो बड़ा दुविधा थी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई रिश्तेदार और भाई भतीजा और बच्चे बच्ची ये सब नहीं आप सचिव बनाएंगे। आज की डेट में कोई नहीं बना पाता, नहीं तो इसके पहले की सरकारों में होता थे, अपने बन गए कैबिनेट मंत्री।
अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक नहीं होता, और बेटे बेटी बन गए उनके पर्सनल सेक्रेटरी। तो अब कौन सचिवालय चला रहा है आपको समझ में आ ही जाएगा। ये सब होता है, वो सब अलग चीजें बेटा। इस पे अगर चाहे तो नोट बना के लिख लें, फिर हम आगे बढ़ें। हम लोगों को आज पढ़ना है बेटा विधानमंडल। हाँ, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लें आपके काम। सबका बोल रहे हैं बेटा, सब लिखो, हम बोल दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। दो लाइन हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। देखो क्या हमको परेशानी महसूस होती है आप लोगों की पढ़ाई में, आप ही की नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, सबको पढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाते हैं। एक परेशानी हमने महसूस किया वो ढेर सारे बच्चों में, कि किस ग्रेविटी में जाना है इसी का भाव है। यानी जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी किस ग्रेविटी में उसको जाना है, किस गहराई में जाना है, इसी का भाव। जब आपने ये पढ़ा कभी कि कैबिनेट सचिव प्रशासनिक सेवाओं का प्रमुख होता है, कहीं पढ़ा है, तभी किसी ने बताया। तो पेपर में हमेशा मतलब तो आप परीक्षार्थी हो ना, तो पेपर में अगर आया है तो आपकी जिम्मेदारी है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अब जब पूछेगा तब पढ़ोगे, जब पूछ, ये तो बड़ा सहज होता है बेटा पढ़ना, कि परीक्षा में पूछा गया है उसका उत्तर याद कर लो। अरे योद्धा तब कहलाएंगे ना कि उनके पूछने के पहले ही पढ़ ले, और नहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देख के 4 विकल्प में से उसका आंसर याद रख लेना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो विद्वान ढेर सारे हो जाते हैं, लेकिन जब पहली बार पूछा जाता है तो सारी विद्वता निकल जाती है बच्चों की। अब क्वेश्चन तो याद कर लेना, किसी पेपर देख लिया आपने, फलाना क्वेश्चन आ गया, अरे तो पहली बार दिख रहा है, उसका आंसर आपने याद कर लिया, वही रिपीट करेगा दोबारा, गारंटी है इसकी। कर सकता है, सिविल में तो एक नहीं करता, सिविल सर्विसेज में ना एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। यूपी पीसीएस में तो मान लो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सिविल सर्विसेज में कभी आपने रिपीटेड क्वेश्चन देखा है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर वहां कम से कम अगर उसके बारे में सोच रहे हैं कभी तो, अच्छा उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे रेंज के बाहर है। बहरहाल जब भी कुछ पढ़ो बेटा थोड़ा सा आगे पीछे भी बढ़ जाया करो। और आजकल आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आज की डेट में ये कहाँ अभाव है कि हम मिल ही नहीं रहा, सब ढूंढ रहे हैं, पढ़े ही नहीं कहीं। जिज्ञासा की बस कमी है कि आपके मन में वो जिज्ञासा ही नहीं आ पाई कि थोड़ा सा देख लिया जाए। तो बिल्कुल बेटा आगे पीछे चीजों को निरीक्षण करते रहिए, बात बन जाएगी, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगी। हो रही है पहली बार परीक्षा ना बेटा इस बार, तो थोड़ा सा देखिएगा। पल पल परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, सोच बदल रही है। साल भर अगर आप परीक्षा से चूक गए तो फिर परीक्षा के पैटर्न को नहीं पकड़ पाएंगे कि कहां से कहां चला गया। पूछने का ढंग, क्वेश्चन का पैटर्न एकदम बदलते जाते हैं। तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है। परीक्षा का जो लेवल है उससे थोड़ा सा 20 लेके चलना है, तो परीक्षाएं सहज महसूस होंगी। और उसी लेवल पे बने रहोगे तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी, 1-2 मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो। चलिए पूरा नाम लिखिए बेटा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है बेटा? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट सचिव से लेकर सभी सचिवों की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। अच्छा थोड़ा सा बेटा देख लो, आप घबरा रहे हो ना, समझ नहीं पा रहे हो मुझे लगता है, क्योंकि बताया नहीं। जो सचिवालय की पूरी डिजाइन होती है वो कैसी होती है थोड़ा देख लो तो क्लियर होगा। एक तो होते हैं सेक्रेटरी, जिनको आप लोग सचिव कहते हो। एक सचिव के अधीनता में, सचिव तो हो गया सबसे ऊपर, इनका भी पूरा हायरार्की है। एक सचिव के अधीनता में एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
एडिशनल, जिसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त सचिव। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अतिरिक्त सचिव। तो ये हो गया ना बेटा। तो मान लो सेक्रेटरी हो गए, उनके अधीनता में 3 अतिरिक्त सचिव हो गए, एडिशनल सेक्रेटरी। अब एडिशनल सेक्रेटरी की अधीनता में फिर कई सचिव होंगे। ये भी पूरा नेटवर्क रहता है। सचिवालय में खाली एक सचिव थोड़ा ही संभालता है, पूरी फौज होती है। तो अब इसमें देखा जाता है कि एक और पद होता है जिसको कहते हैं ज्वाइंट सचिव। हिंदी में कहते हैं संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये देखा जाता है कि विभागों में एडिशनल और ज्वाइंट एक साथ नहीं रखे जाते। जैसे एडिशनल अगर हो गया तो ज्वाइंट नहीं रहेगा। ज्वाइंट माने अतिरिक्त और संयुक्त एक साथ नहीं रहते, दोनों को लगभग समकक्ष माना जाता है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी से छोटा माना जाता है। तो फिर यहां पे क्या होंगे बेटा? डिप्टी सेक्रेटरी। फिर यहां होंगे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर यहां सब, फिर इनकी अधीनता में होंगे अंडर सेक्रेटरी। क्लियर है? अंडर सेक्रेटरी की अधीनता में होंगे आरओ एआरओ, है ना भैया जी? तो ये सचिवालय की पूरी डायमेंशन होता है। तो अभी मैंने बोला कि ये जो नियुक्त करते हैं, ये नियुक्त करते हैं सारे सचिवों की और एडिशनल सेक्रेटरी की। ये जो नियुक्त करते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी से लेके, और सॉरी ज्वाइंट सेक्रेटरी की। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, अगर एडिशनल नहीं होगा तो उस मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करेगा बेटा? एसएसबी। और उसके नीचे के जितने सचिव हैं, डायरेक्टर से लेके डिप्टी, अंडर, सभी सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। अभी हम सबको लिखा रहे हैं बेटा, लिख लें। पहला हो गया बेटा। किसकी नियुक्ति करते हैं? सभी सचिवों की तथा अतिरिक्त सचिवों की। अतिरिक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है। और फिर दूसरा जो निकाय है हम लोग का वो कौन सा है बेटा? एसएसबी, सीनियर सिलेक्शन बोर्ड। संयुक्त सचिव की नियुक्ति करता है। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? घबरा जा रहे हो तुम लोग, कैबिनेट सचिव करता है। पूरा सेंटेंस लिख लो। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। और फिर है बेटा सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। सॉरी, एस नहीं है बेटा, सीईबी, सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। हो गया बेटा? हाँ। ये कौन नियुक्ति करते हैं बेटा? डायरेक्टर से लेके डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। तो थोड़ा थोड़ा बेटा आगे की ओर चर्चा होती रहेगी। मौका किसी दिन मिलेगा तो कुछ बेसिक चीजें रहेंगी आपके पास, तो मैं एक ही दिन समाहित कर लूंगा। एक चीज, कभी आपने सुना है टेन्योर सिस्टम, कार्यकाल पद्धति? ये भारत में किसने लागू किया था? देखो, तथ्यात्मक रूप से अगर कहीं आपने पढ़ लिया तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। कार्यकाल पद्धति किसे कहते हैं ये अगर नहीं जानते तो उत्तर बताने का कोई मतलब नहीं। इसको इंग्लिश में टेन्योर सिस्टम और हिंदी में कार्यकाल पद्धति कहते हैं। नाम सुना है? अच्छा, संविधान में ही पढ़ने में इतना जुट गए कि इधर उधर देख ही नहीं पाए। हाँ बोलो बेटा, कुछ भी बोलो ना, हम तो है ही हैं बेटा। अच्छा, उसी को कार्यकाल पद्धति कहते हैं। हाँ, टेन्योर माने कार्यकाल, टेन्योर माने कार्यकाल इंग्लिश में कहते हैं।
तो कार्यकाल तो है ही है सबका। नहीं उसको नहीं कहते बेटा, बता रहे हैं हम क्या है, तो सुन लो। भारत में इसकी शुरुआत किया था ब्रिटिश काल में। अब इधर उधर मत बोलो बेटा, अब सुनो ध्यान से। आज के बाद से बीमारी ठीक हो जाएगी, परमानेंट इलाज हो जाएगा। ये ब्रिटिश शासन काल में 1905 में इसकी शुरुआत हुई, कार्यकाल पद्धति की। आपको पता है सिविल सेवा की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हो गई। तो उन लोगों ने 1905 में, कर्जन थे उस समय, तो उन्होंने लागू किया कार्यकाल पद्धति। तो ये क्या होता है जरा समझें। एक आईएएस जब जिले के डीएम बनता है या उसे वरिष्ठ पद पे जाता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिलाधीश के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि सीधी जनता को डील करता है। सीधे किससे इंटरेक्शन होता है उसका? पब्लिक से होता है। उसके बाद उसका प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है। तो कमिश्नर से होते हुए फिर वो सचिवालय में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और सचिवालय में फिर वो नीति बनाता है। मंत्री नीति बनाते हैं, हाँ या ना बोलो ना जरा, बना लेंगे नीति। तो सही मायने में पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है बेटा? सचिवालय। हाँ, मंत्री उसमें थोड़ा सा अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं, इस तरह से कार्य हो। तो सचिवालय उनके कार्यों को व्यवहारिक आयाम देता है, यानी पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है। क्लियर है? और नीति को फिर लागू कौन करते हैं? विभाग लागू करते हैं। क्लियर है? अब ये देखा गया है कि जब ये वरिष्ठ आईएएस जब सचिवालयों में चले जाते हैं, तो फिर वापस लौट के जिले में नहीं आते। कभी आपने सुना है कोई सचिव थे और फिर आगे जिले के डीएम के रूप में? कभी आपने हिंदुस्तान में सुना है? सचिव तो बहुत दूर की कौड़ी है। कभी आप, लेकिन नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। कभी आपने ये सुना है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी फिर जिले का डीएम बन गया? वो नौकरी छोड़ के घर चला जाएगा, डीएम तो नहीं ही बनेगा। आप पुलिस का डीजीपी बना के किसी को सिपाही बना दोगे? ऊपर भेजना है कि आप नीचे भेज रहे हो? जब कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया तब उसका प्रमोशन करके ऊपर भेजोगे कि डिमोशन करके डीएम बनाओगे? ये डिमोशन ना है एक तरह का। प्रमोशन, कमिश्नर को आप डीएम बनाओगे? जो एक बार कमिश्नर हो गया वो फिर डीएम बनेगा? फिर प्रमोशन किस बात का? सिपाही से प्रमोट करके दरोगा बनाए हो, फिर हमको सिपाही बनाओगे? तो बनेगा कोई? बनना चाहेगा कोई? तो ये बड़ी भारी परेशानी रही। ये परेशानी आज भी है। तो परेशानी ये थी कि इसको बड़ी गंभीरता से सोचा कर्जन ने। यार इसमें दिक्कत यह है कि एक जने खाली वहां बैठ के एसी कमरे में पॉलिसी बनाते हैं और यहां जिले स्तर पर इन पॉलिसी को लागू किया जाता है। तो व्यवहारिक रूप से जूझ रहा होता है डीएम। बंद कमरे में योजना बना देना और उस योजना को लागू करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप लागू करते हैं तो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं सामने। और एक ऑफिस में बैठ के कागज लेके और डिजाइन बना देना कि ऐसे ऐसे योजना बन जाए और ऐसे ऐसे लागू हो जाए। तो कर्जन ने कहा कि इसमें गतिरोध हो रहा है, तो उन्होंने कार्यकाल पद्धति बनाया। कहा सचिवालय में नौकरी करके आपको फिर जिले में आना होगा, फिर डीएम के रूप में काम करना होगा। इससे दो फायदा होगा। एक तो नीति बनाए थे ना, अब लागू करो, खुद ही लागू करो, तो समझ में आएगा कि आपकी नीति को लागू करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है। फिर अनुभव मिलेगा, हाँ या ना? फिर सचिवालय में जाओ, फिर नीति, ये चलता रहेगा। तो रोटेशन रहेगा, जिले से सचिवालय, सचिवालय से जिला, ये चलता रहेगा। ये बनाया कर्जन ने। और मुझे लगता है कि अगर डिमोशन प्रमोशन को किनारे कर दो तो ये तो ठीक ही था। कि नीति बना रहे हो ना, तो थोड़ा लागू भी करके देखो ना, कितनी बढ़िया नीति बनाए हो। और फिर अगर दिक्कत महसूस होगी तो फिर जब नीति बनाने के लिए जाओगे तो उन दिक्कतों को फिर बचाओगे, तो भाई ये दिक्कत दोबारा ना हो। तो आज भी सैद्धांतिक रूप से सचिवालयों में कार्यकाल पद्धति लागू है। समझ रहे हैं ना बेटा? कुछ को छोड़ दिया गया है,
किसको छोड़ा गया, जरा ध्यान से सुनो। कैबिनेट सचिव कार्यकाल पद्धति से मुक्त है, यानी उसके ऊपर ये लागू ही नहीं होता। जितने सचिव हैं वो सब कार्यकाल पद्धति से मुक्त हैं। राज्यों का जो प्रमुख सचिव है वो कार्यकाल पद्धति से मुक्त है, बाकी सबके ऊपर कार्यकाल पद्धति लागू है और व्यवहार में कभी इसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक बार सचिवालय में गए तो फिर पलट के जिले में नहीं ही आता है कोई। क्लियर है भैया जी? तो वो भी लिख डालो, क्या हर्जा है। कार्यकाल पद्धति कहीं लिख लो एक पॉइंट बना के। अमरीकी पार्टी यहाँ के डीएम थे सर, उसके बाद मतलब जब मुख्यमंत्री ने इनको हटाया तो फिर इनको सचिवालय कर दिया सर। है मतलब जब मुख्यमंत्री ने इनको हटाया तो सचिवालय कर दिया और सचिवालय से ही आए थे सर। जी, मतलब सचिवालय से ही मतलब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, नहीं समझ पा रहे हो। कार्यकाल पद्धति तो लागू ही है, व्यवहारिक नहीं दिखता। इक्का दुक्का में तो दिख जाता है, लेकिन व्यवहार में है नहीं। जबकि नियम यह है कि सबके ऊपर यह लागू होना चाहिए कि अब सचिवालय में घुस गए अगर, तो फिर वहां से जिले में आने वाने के बारे में कोई जल्दी सोचता नहीं। वहां थोड़ी हनक होती है ना। फोन लगाया सचिवालय से, बोल रहा हूं ज्वाइंट सेक्रेटरी, और पैर पैर हिलने लगा। अब जिले में आओगे तो आपका रुतबा तो एक छोटे से जिले तक रहेगा ना, और सचिवालय में तो ये व्यवहार में नहीं देखा जाता। लेकिन ये है कि मैंने जिनको बताया उनको छोड़ के सबके साथ ये किया जा सकता है। सचिवालय से जिले में, जिले से सचिवालय में, ये क्रम चलते रहना चाहिए। सबका निर्धारित भी कर दिया गया कि एक 5 साल पे, एक 3 साल पे, एक 2 साल पे। तो ये थोड़ा डिटेल है बेटा, लेकिन टेन्योर सिस्टम क्या होता है यह तो जरूर जाने। लिख लें, कार्यकाल पद्धति शुरुआत कब हुई थी बेटा? इतिहास पढ़ रहे हैं ना? अरे आधुनिक भारत और अभी बाकी है कि पढ़ लिया? बाकी है, तो मुझे लगता है कि मई के बाद पढ़ना। अरे बाकी है, माने सबसे जरूरी आधुनिक भारत है। माने आपकी परीक्षा में सबसे जरूरी आधुनिक भारत था, तो आधुनिक भारत सर वो तो छोड़ दीजिए। अब जिसका मतलब उल्लेख आयोग ने कर दिया वो अभी दूसरा से शुरुआत नहीं हुआ। क्या चीज बेटा? है 2 साल से नहीं पढ़ा गया। भाई देखो, उसमें किसी को एलिगेट करना ठीक नहीं है। सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? अर्थशास्त्र पढ़े हो ना, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ते हैं? अभी टीचर ने पढ़ाया है आपको, अब वो ये मत कहना कि वो भी नहीं पढ़ाए हैं कुछ। तो जैसे हर विषय हम लोग पढ़ते हैं तो उन विषयों का कोई एक टारगेट होता है ना। हाँ या ना बोलोगे? तो जैसे भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल का एक टारगेट है कि भाई हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम संविधान पढ़ रहे हैं तो टारगेट है शासन प्रशासन संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्या जानने को? रुपया पैसा, पैसा वैसा कैसे कमाया जाए। हाँ, क्या पढ़ते हैं? जब भी कोई विषय पढ़ो बेटा, कोई भी विषय पढ़ो तो पहले उस विषय की फाउंडेशन को तो क्लियर करना ही चाहिए ना। तो क्या फाउंडेशन है? अब हम अर्थव्यवस्था तो नहीं पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि कोई हमारे मित्र हैं आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको इशारा करेंगे, थोड़ा सा समझ जाइए। अगर आपके दिमाग में है कि अर्थव्यवस्था में बजट है, पैसे रुपया है और इन्फ्लेशन है और फलाना और ढिमाका है, खाली तो आपकी गलतफहमी है। अर्थव्यवस्था यह है ही नहीं। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो कुछ और है, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह सब पढ़ना पड़ता है। और बच्चों की परेशानी यह है कि उनको लगता है कि अर्थव्यवस्था का लक्ष्य ही इन्फ्लेशन है, रिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, ऐसा इनके दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है। वो क्या है हम आपको बता रहे हैं। 2 मिनट लगेगा। अनुमति है ना? अनुमति ले लेके आगे बढ़ेंगे भाई, आपसे पूछ पूछ के, कि आपको बुरा ना लगे। आपको पता है कि जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं
प्रोडक्शन करते हैं वस्तु का चाहे सेवाओं का। उत्पादन दो चीजों का होता है, वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। एक डॉक्टर क्या करता है? सेवा का उत्पादन करता है। वकील क्या करता है? सेवा का। तो सेवा भी उत्पादित होती है, वस्तु भी उत्पादित होती है ना बेटा? एक बात मुझे बताइए, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कुछ संसाधन लगते हैं, और ये संसाधन तीन ही बड़े प्रकार में होते हैं अर्थव्यवस्था में। इसका चौथा प्रकार नहीं होता। एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक को कहते हैं मानवीय संसाधन, और एक को कहते हैं भौतिक संसाधन या पूंजी। फिर से सुन लो, संसाधन को मोटे मोटे रूप में तीन भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, इसी को हम लोग भूमि भी कह देते हैं। मानवीय संसाधन को श्रम कह देते हैं, और भौतिक संसाधन को पूंजी कह देते हैं, कैपिटल कह देते हैं। तो संसाधन कुल मिला के कितने बेटा? 3। अब एक बात मुझे बताइए, किसमें एक संसाधन ऐसा है जो सीमित है? कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है कि है? लोहा इस धरती के नीचे जितना है उतना ही है कि बढ़ रहा है? आप उसको घटा रहे हो। कोयला धरती के नीचे जितना है वो उतना ही है, आप उसे कम कर रहे हो। क्रूड ऑयल आप निरंतर निकाले जा रहे हो, एक दिन क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा धरती से। तो सोना, लोहा, तांबा, क्रूड ऑयल, कोयला, गैस, फलाना ढमाका, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो अनंत तो नहीं है ना, कि है? वो सीमित मात्रा में है ना। और इच्छा है आपकी असीमित है। कहाँ है? जितना फोन इस साल बना है उससे ज्यादा फोन अगले साल बनना चाहिए, क्योंकि मांग हमारी ज्यादा है। जितनी कारें 1950 में बनी थी उतनी ही कारें आज बनती हैं, उतना ही टेलीविजन आज बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि रोज बरोज हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, और संसाधन तो सीमित है। कम से कम प्राकृतिक संसाधन तो सीमित है। तो अर्थव्यवस्था में यही पढ़ा जाता है भैया जी कि सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए। यही अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है और कुछ नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर पैसे रुपए का मैनेजमेंट नहीं पढ़ोगे तो कैपिटल क्रिएट नहीं होगा, तो पूंजी भी तो पैदा करनी है, वो भी पढ़ना होगा। मानवीय संसाधन के लिए हम लोग बेरोजगारी भी पढ़ते हैं, गरीबी भी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में सब पढ़ते हैं। क्लियर है भैया? तो लक्ष्य तो समझ में आना ही चाहिए ना बेटा। वो तो गलती से एक शब्द हम बोल दिए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चों से बात कर लूं। तो वही हाल यहां भी है कि सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं है। कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। चलो हम लोग मुख्य बिंदु पे लौटते हैं बेटा। थोड़ा डायग्राम से देखिए। लिखे नहीं अभी? लिख लीजिए, लिखें। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सचिवालयों में कार्यकाल पद्धति को लागू किया। अभी बस इतना ही लिख लो, कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। कार्यकाल पद्धति को लागू किया। तो मैंने बता दिया कार्यकाल पद्धति का क्या मतलब है बेटा। जिले से सचिवालय, ये क्रम चलता रहेगा। वन वे ट्रैफिक नहीं होगा कि जिले से निकले तो निकल लिए परमानेंट। नहीं, जिले से निकलेंगे तो जाइए सचिवालय में, नीति बनाइए, योजना बनाइए, इसके बनवाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए, लेकिन फिर लौट के आइए ताकि देखिए कि कितनी सुंदर सुंदर नीति बनाए थे, लागू करिए। तब व्यवहारिक समस्याएं उजागर होंगी कि नीति बनाने में और नीति को लागू करने में क्या परेशानी आ रही है। एक बात मुझे बताओ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन एक सूचना आपको दे रहा हूं। ये कौन नीति बनाता है और कितनी व्यवहारिक होती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब कोविड हुआ था तो सारे शैक्षिक संस्थान बंद हो गए,
कोचिंग सब बंद हो गई ना। उसमें एक मीटिंग बुलाई गई हम लोगों की, जो डिवाइस है उन्होंने मीटिंग बुलाई कि सभी कोचिंग संस्थान के निदेशक आए। तो हम लोग बड़ी हसरत से गए कि कोविड में बड़ी परेशानी हो रही, सरकार शायद कुछ मदद करेगी, है ना। तो बताया गया मुझे कि आपको एक वजह से बुलाया गया है, कि वजह बताइए। तो वजह ये थी कि दिल्ली से बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं माइग्रेट करके। भगदड़ मची थी ना दिल्ली में, सब दिल्ली से भाग रहे थे जो लोग थे अपने अपने इलाके में। तो बताया गया कि दिल्ली से भागने वालों में ढेर सारे अध्यापक हैं, टीचर हैं जो पढ़ाते रहे हैं दिल्ली में। दुआ की जी बताएं, कहा कि उन टीचरों को आप लोग जगह दीजिए अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने अपने संस्थानों में उन टीचरों को पढ़ाने के लिए स्पेस दीजिए। ये नीति किसने बताया? उसी क्षण आक्रोश आ गया कि जो संस्थान है वो बचे हैं, उसमें जगह दे दे। संस्थान तो बचे ही नहीं, ढेर सारे संस्थान तो आज तक नहीं खुले कोविड के बाद से। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें नौकरी दे दो। हमारी जो फैकल्टी है उनको हम कैसे बचाएं, उनको हम कैसे रोक पाएं, संघर्ष इसी में हो रहा है। तब ये किसने नीति बना दिया? किसी ने नीति बनाया होगा ना। तो ऐसी नीतियां बन जाती हैं भैया, जिनका व्यवहारिक धरातल पे कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन खाना पूर्ति हो गई होगी। कह रहे थे डेटा है मेरे पास, तो बता दिया होगा कि सारे लोगों को कोचिंग संस्थानों में लगा दिया गया, तब जबकि सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं। तो उन्हीं को लागू करवाओ, है ना। जो नीति बनाए हैं तो समझ में आएगी व्यवहारिक समस्या क्या है। कमरे में बैठ के योजना बनाना और जब उसको लागू किया जाता है तो उसमें बहुत अंतर होता है। यहीं बैठ के दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लोगे, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना, सामान लेंगे, बस पकड़ेंगे, चले जाएंगे दिल्ली। ये तो योजना हो गई, अब लागू करो। रोडवेज पे जाके 4 घंटे से खड़े हैं, दिल्ली की बस ही नहीं। तो समस्या ये है ना भैया, योजना को जब लागू करते हैं तो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। छोड़ो बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग राज्य की विधायिका पे चर्चा करते हैं। तो पहले ही चर्चा हो चुकी थी बेटा, आपसे बात मैंने कर लिया था जब हम राष्ट्रपति के चुनाव पे चर्चा कर रहे थे। तो आपसे मैंने बात किया कि जिस प्रकार केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, उसी प्रकार राज्य की विधायिका को भी संसद नहीं कहते, विधान मंडल कहते हैं। तो हमारे संविधान के एक अनुच्छेद बेटा बोले 168, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। लेकिन ध्यान रखना, कहां होगा? राज्य में होगा, केंद्र शासित प्रदेश में होगा, ये नहीं कहा गया। भाग 6 के जितने प्रावधान हैं वो सिर्फ राज्यों में लागू होते हैं, संघ शासित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। क्लियर है? उनके लिए हमारे संविधान में अलग से भाग है। हमारे संविधान का भाग 8 है। मुझे लगता है कि उनके प्रावधान बिल्कुल अलग बनाए गए कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। तो उनके प्रशासन के तरीके अलग है बेटा, तो ये वहां नहीं लागू होंगे। भाग 6 सिर्फ और सिर्फ राज्यों पे लागू होगा, भाग 8 संघ शासित क्षेत्रों पे लागू होगा। उनका कैसे प्रशासन होगा? तो अभी हम लोग भाग 6 पे है बेटा। तो कहा गया कि एक तो अभिन्न अंग जरूर होगा इसका। कौन बेटा? राज्यपाल। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग था, वैसे यहां राज्यपाल अभिन्न अंग होगा। क्लियर है? और कहा गया कि इसमें 1 अथवा 2 सदनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होगा, 1 या 2। तो अगर इसका 1 सदन होगा तो उसका नाम होगा क्या बेटा? विधान सभा। ठीक है? और दूसरा भी होगा तो विधान परिषद। क्लियर है? तो एक बात तो तय है, किसी राज्य के विधानमंडल के जो अनिवार्य घटक है, मैडेंट्री है, वो राज्यपाल और विधानसभा अनिवार्य है। ये वाला हिस्सा अनिवार्य है और ये वाला हिस्सा वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, इस सबकी चर्चा संविधान में की गई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होगा, तरीके वगैरह बताए गए होंगे, थोड़ा देख लो।
169/171 और 170। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है और 169 और 171 में वर्णन है किसका बेटा? विधान परिषद का। एक बच्चा बड़ा परेशान हो गया कि दो अनुच्छेद काहे लिखा गया, तो दोनों में कुछ अलग अलग बातें होंगी तभी ना दो लिखा गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि विधान परिषद अनिवार्य नहीं है, विधान परिषदें वैकल्पिक हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और होंगी तो जा भी सकती हैं। इसके प्रावधान है संविधान में। शुरुआत करें बेटा, लिखें। प्रत्येक राज्य में ये छोटा टॉपिक है बेटा, इसको निपटाते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, फिर आते हैं पंचायती राज व्यवस्था की ओर, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखें, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होगा, राज्यपाल इसका क्या होगा बेटा? अभिन्न अंग होगा। हाँ, इसका गठन एक अथवा दो सदनों से मिलकर बनेगा। ठीक है बेटा, आगे लिखो। राज्य विधानमंडल के अनिवार्य अंग कौन कौन है बेटा? राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल और विधानसभा। विधान परिषद वैकल्पिक है। विधान परिषद क्या है बेटा? ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो एक तो राज्यपाल है, बोल नहीं रहे, स्वभाग से पढ़ लिए हैं, उधर अब फिर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं कहे नहीं अब फिर आया है तो फिर से पढ़ाइए, तो साहब पढ़ा देंगे, ऐसा क्या है, लेकिन वो पढ़ चुके हैं। अब शुरुआत करेंगे इनके सदनों पे। क्या पढ़ना होगा बेटा? सदस्य संख्या क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे महत्वपूर्ण है इनकी शक्तियां। ये क्या है वो ज्यादा जरूरी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तथ्यात्मक चीजें भी हैं जिसको जाने तो बेहतर है। चलो बेटा आगे बढ़े। पहली हेडिंग बनाए, आर्टिकल 169। विधान परिषदों का गठन। देखो राज्यपाल में बेटा एक चीज मैंने कहा था कि लास्ट में हम लिखा देंगे, बाय द वे मेरे दिमाग से निकल गया है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं कहीं पे नोट कर लीजिएगा, बड़ा जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि मुझे लग रहा हो तो बड़ा जरूरी ही हो, लेकिन एक टीचर के रूप में मुझे लग रहा है कि जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों को राज्यपाल कुछ क्षेत्रों में प्रभावी होने से रोक सकता है। बाकी किसी की औकात नहीं है इस देश में, इवन राष्ट्रपति के पास भी शक्ति नहीं। ये शक्ति है तो किसके पास है बेटा? राज्यपाल के पास। यानी संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों को कुछ क्षेत्रों में प्रभावी होने से रोक सकता है या उनके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। दिमाग में जरूर रखिएगा बेटा, और यह प्रश्न सबके बताने की औकात नहीं है, इसका उत्तर बताने की हैसियत सबकी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों पे जरूर फोकस किए रहिए कि जहां हम लीड कर जाएं, बाकी पीछे छूट जाएं। तो कहीं पे बेटा नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर ले। अच्छा, दिमाग में नहीं नोट हो पाता है, गड़बड़ा जाता है ना। तो नहीं गड़बड़ाएगा नहीं, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखिए और ठंडे दिमाग से दिमाग में रखिए। और दिमाग में हम लोग के दो खाने होते हैं,
एक खाना होता है जहां परमानेंट चीजों को रखते हैं, और एक खाना होता है जहां भूलने वाली चीजों को। जैसे रैम और रोम नहीं होता है, वैसे ही है। तो कुछ लोकल मेमोरी रखता है, जब फंक्शन में दिमाग रहता है। जैसे आप इस कोचिंग में जब आए बैठने के लिए, तो आपकी नजर सब पे पड़ी होगी कि मैं कहाँ बैठा था, पीछे कौन बैठा था, क्या कर रहा था, सब दिमाग में होगा। लेकिन अब दिमाग वो सब डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है वो जरूरी नहीं है। अब घर से ही निकले होंगे तभी से हर चीज पे नजर पड़ी होगी कि एक तो साइकिल वाला गुजरा तो लाल रंग की शर्ट पहने था, अब दिमाग से सब निकल गया। क्यों? दिमाग वेट कर रहा था, दिमाग इंतजार कर रहा था कि बेटा जरूरी है कि नहीं। तो आपने कहा नहीं, नहीं कहा नहीं, वो महसूस कर लेता ये जरूरी नहीं है, तो डिलीट। तो हम जो बोल रहे हैं उसको महसूस करिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो दिमाग नहीं भूलेगा, ठीक है बेटा? एक बात हर चीज यही नोट करनी है। अल्टीमेटली जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ना, उसे यही नोट करना है, आज नहीं तो कल। और कॉपी में ग्रंथ तैयार करने से कोई आईएएस नहीं बनाया आज तक, ना आप बनेंगे। तो एक बच्चे ने कहा कि फिर लिखाते कहाँ हैं? हाँ, ये भी गंभीर समस्या नहीं बता रहे कहे। तो दो उपाय है कि जैसे देखो डायग्राम से देखो तो अच्छा है। जैसे ये टीचर और ये स्टूडेंट और ये आपकी कॉपी बुक। तो मामला ये कहां आ गया? बिचौलिया। हमारा तो सीधा रास्ता आपसे है, यानी हमारे दिमाग में जो कुछ भी है वो आपके दिमाग तक पहुंचे। बोल नहीं रहे। शर्त यह है कि हम कॉपी लेके ना आए। नहीं समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? शर्त यह है कि हम कॉपी लेके ना आए, यानी हर चीज अपने दिमाग में लेके आए। क्योंकि कॉपी लेके जब हम आएंगे तो हम हर चीज अपने दिमाग में नहीं लेके आए हैं, हम कॉपी में लेके आए। बोल नहीं रहे। तो अभी ये जो मामला हो रहा बिना कॉपी वाला, यानी टीचर के पास कॉपी ना हो, तो अब टीचर के पास जो कुछ है वो टीचर के दिमाग में है। वो दिमाग की चीज आपके दिमाग में आनी है, हाँ या ना? धरती का कोई तरीका बताऊं? मेरे दिमाग में जो चीज है वो आपके दिमाग में पहुंचे। हिप्नोटाइज कर दे, कोई तार वार जोड़े। अभी तो ऐसा तार वार नहीं आया है। कंप्यूटर में तो सुना है वो पेन ड्राइव भाई होती है, भाई लगा के कुछ डेटा वटा उसका निकाल ले। मनुष्यों के दिमाग से डेटा निकालने का भी कोई पेन ड्राइव नहीं आई है। हो सकता आ जाए भविष्य में, तो आ जाएगी तो पढ़ाना बहुत सहज होगा। जैसे क्लास में बैठेंगे तो बोलेंगे सब तार जोड़ो, कनेक्ट करो, तो कहेंगे हाँ ठीक से जुड़ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। हमका बटन दबाएं, तो आप कहेंगे बटन दबाए, आंख बंद किए, सब पहुंच गया। तो उस दिन आसान हो जाएगी पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन अभी तो बड़ा आसान नहीं है बेटा। तो मेरे दिमाग की चीज आपके दिमाग में आनी है। कोशिश यही है कि सीधे सीधे आ जाए। ये डिपेंड करता है टीचर की वे ऑफ कम्युनिकेशन पे, कि टीचर के कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है। तो सीधे सीधे दिमाग में पहुंच जाए तो बड़ा बेहतर है। डर लगा रहता है, पहुंच तो गया लेकिन निकलने भागे ये भी समस्या है। तो उसका तरीका है वाया, है ना? कुछ सीधे सीधे पहुंच जाए और कुछ जहां बचने की गुंजाइश हो वो वाया जाए। अरे सुनते हो ना, बस वाया जौनपुर जाएगी। तो ये ज्ञान वाया कॉपी जाएगी, लेकिन परेशानी क्या है कि ये वाया यहीं तक रह जाता है ना भैया? यहां से यहां आके अटक जाता है। तो इसके लिए तो दिया नहीं गया, ये तो यहां जाना है, अंतिम मंजिल यही है। तो ये वाया वाले में जौनपुर जाके अटक गए तो बनारस कैसे पहुंचोगे? तो जाना है आपको बेटा, क्लियर है? तो कॉपी लिखने का बड़ा शौक है आपका, जो मैंने नोटिस किया है कि है तक न छूटने पाए। अगर टीचर बोला है तो है भी नोट कर लें। किस दिन रात के लिए भैया? ये सब लिखा हुआ मार्केट में नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको दिमाग में ले आना है। अब तरीका क्या है?
तरीका यह है कि हो सकता है घर पे आप जाएं तो कुछ चीजें आपके इस दिमाग से स्किप कर जाए। ये टीचर ने एक टेन्योर सिस्टम कुछ बोला था, हो सकता है निकलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बाकी तो निकल जाए, टेन्योर वाला तो नहीं निकलेगा, इतना जानो। जब आपको कुछ भूल रहा हो तो घर पे जाइए, कॉफी बंद करिए, चाय पी लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, कॉफी भी बंद करिए, आंख भी बंद करिए और कोशिश करिए टीचर ने क्या कहा। तो 2-4 शब्दों के अलावा बाकी तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो कॉपी खोल लीजिए और फिर से देखिए टीचर ने क्या कहा, फिर कॉपी बंद करिए। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कॉपी बंद करके आंख बंद करने पे सब कुछ दिखने ना लगे, और ये नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। डाक के थिंक पर है ना भैया जी। चले शुरुआत करो बेटा। एक बात दिमाग में रखिए, किसी राज्य में अगर विधान परिषद होगी या नहीं होगी, यह फैसला केंद्र नहीं करेगा। क्लियर है? किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसका निर्धारण राज्य करेगा, अंतिम फैसला केंद्र करेगा, लेकिन शुरुआत केंद्र नहीं कर सकता। शुरुआत हर हाल में कहां से होगी बेटा? विधानसभा से होगी। तो लिख लें सर, इसमें अनुसूची 5 भी है और 6 भी है। इसमें जो मतलब सांसद और विधानसभा का जो कानून लागू है, हाँ काहे नहीं है? तो इसमें सर मतलब जो अनुसूची 5 है उसमें 10 है, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यही ना बोल रहे हैं आप? हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? 6 में जैसे असम हो गया सर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ राष्ट्रपति घोषित करेंगे। कौन सा अनुसूचित क्षेत्र होगा इसकी घोषणा वो करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों को ध्यान में रख के, उनके कल्चर, उनके आर्ट, उनकी सभ्यता को बचाने को ध्यान में रख के करेंगे। तो इसमें क्या है अड़चन है? ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। किसी को हटा देंगे, किसी को जोड़ देंगे। नॉर्थ ईस्ट में ही है ज्यादातर, तो सब नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बनाएंगे कि वहां आदिवासी ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट को भारत में मिलाने में था बड़ा लफड़ा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये डर लग रहा था कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और बाकी चीजें हम संसद के कानून से गवर्न होने लगेंगे तो कुछ हमारे लिए अलग होना चाहिए, तो सब इसलिए व्यवस्था बनाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ो। हाँ लिखें, जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है, ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानसभा की ओर से आना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य के कहां से बेटा? विधानसभा की ओर से आना चाहिए। ये तो दिमाग में आ ही गया, मुझे लगता पहले से आपको पता था, आपका रिस्पांस मुझे समझ में आ रहा था। जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी, उसकी शुरुआत उस राज्य के विधानसभा से होगी। क्लियर है? अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, वो थोड़ा जानना है। पहले सुन लीजिए फिर लिखिए, एकदम पेन लेके तैयार मत बैठिए। सुनिए, ऐसे प्रस्ताव को संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। क्लियर है? यानी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो वह प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा की ओर से आएगा, परंतु यह प्रस्ताव विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 संपूर्ण सदस्यों के बहुमत से नहीं। जब हर ही जगह 2/3 हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? एक ही बार बोलो। या तो क्लियर नहीं कर पा रहे हो या परेशान हो रहे हो, मुझे परेशान करो। मैंने कहा मतदान के तरीके बहुत क्लियर हैं। एक को कहते हैं साधारण मतदान, उपस्थित मतदान करने वालों का बहुमत, बात खत्म। जितने आए, जितने वोट दिए, उसका बहुमत चाहिए। एक को कहते हैं विशिष्ट बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, परंतु वह 2/3 इतना जरूर होना चाहिए कि संपूर्ण सदस्यों का बहुमत हो। उदाहरण से देखो, 300 लोग आए लोकसभा में, मीटिंग होगी ना? अरे बैठक होगी ना?
कितने आ जाएंगे तो बैठक होगी? हाँ ठीक है, वही पूछ रहा कोरम। हाँ 1/10 तो आएंगे, तो 300 तो है ही है, कोरम कोरम के ऊपर है। तो 300 लोग अगर आएंगे, मान लीजिए उस दिन बैठक में 300 लोग आए, हो सकता है लिटरली पॉसिबल, सारे लोग थोड़ी आते हैं। तो मान लीजिए 300 लोग आए, और मान लीजिए विशिष्ट बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होना है इस दिन, तो पहली शर्त यह है कि 2/3 वोट दिखाइए। तो 200 वोट मिल गया साहब, तो विशिष्ट बहुमत की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 वोट मिल गया, लेकिन ये 545 का बहुमत नहीं है, इसलिए विशिष्ट बहुमत से पारित नहीं होगा। क्लियर है? चले लिखें। ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा संपूर्ण सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के क्या बेटा? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? कोई अड़चन? फिर से बोले बेटा, समझ में आ गया ना? कोई डाउट? तो बन जाएगा विधान परिषद? नहीं बनेगा नहीं। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो इसे संसद के पास भेजा जाएगा। अब संसद के पास 2 ऑप्शन है, संसद के पास दोनों विकल्प खुले हैं, वो चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। अभी ना बनाने का विकल्प है उनके पास, क्लियर है। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव ना पारित करे तो संसद किसी हालत में विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती। यही दिमाग में रखना था। लेकिन यह प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव किसको बेटा? संसद को भेजा जाएगा। यदि संसद इसकी स्वीकृति दे दे तो, यदि संसद इसकी स्वीकृति दे दे तो संबंधित राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। अरे जिस राज्य का है वहां की जाएगी, दूसरे राज्य में थोड़ी की जाएगी। संबंधित राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। क्लियर हुआ? हो गया बेटा? पैरा एक चेंज करिए, एक लाइन लिख लीजिए। इसी प्रक्रिया से विधान परिषदों को समाप्त भी किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया से विधान परिषदों को क्या बेटा? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई, जैसे आंध्र प्रदेश उदाहरण है, बनाया, खत्म किया, फिर बनाया, तो ये हाँ, तो ये सब चलता रहता है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि बनाने की जो तरीका है, जम्मू कश्मीर सर अपने आप भंग हो गया होगा। अब जब उसको राज्य का स्टेटस ही खत्म कर दिया आपने, तो भंग हो ही जाएगा। और एक बात कि जम्मू कश्मीर भाग 6 से गवर्न नहीं होता था, तो जम्मू कश्मीर में ये सब जो पढ़ रहे हो 169, 170, 171 गया भाड़ में, इससे जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो गनीमत है, हट गया। नहीं तो आगे हम लोग पढ़ाते थे ना, तो एक बच्चा कहता था कि सर जम्मू कश्मीर में तो है अपवाद। अरे जम्मू कश्मीर खुद ही अपवाद है, तो उसकी हर चीज अपवाद होगी। जम्मू कश्मीर भाग 6 से गवर्न होता है नहीं। अब तो खैर वो जो है सो हो ही गया, अब तो संसद से चित्र बन गया। राज्य बनाएंगे तब बनाएंगे,
लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्य की श्रेणी में था भी तो भाग 6 जम्मू कश्मीर पे कहां लागू होता था? मैंने कहा 152 में पहली ही लाइन लिखी थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्यों छोड़कर? किसी ने कहा फिर छोड़ देंगे सर तो जम्मू कश्मीर का काम कैसे चलेगा? तो चलेगा ना भैया, उनका अपना संविधान था, उन लोगों ने अपना संविधान बनाया था। वो अपने संवैधानिक प्रमुख को राष्ट्रपति कहते थे, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, एक देश में 2-2 राष्ट्रपति हो गए थे। खैर वो सब प्रक्रिया खत्म की गई कि सदर आला, सदर आजम, ये सब किसको कहा जाता है? ये सब होगा। आपको पता है वहां 2-2 झंडे होते थे, एक भारत का झंडा और एक जम्मू कश्मीर का झंडा। तो 2-2 नागरिकता वहां होती थी, भारत के नागरिक और उस स्टेट के नागरिक। तो जहां संघात्मक स्वरूप के लक्षण दिखेंगे वहां ये सब तो परेशानी होगी ही होगी। अगर इसको परेशानी समझते हैं तो अमेरिका में 2 नागरिकता है सबकी, होगी ही होगी। तो जम्मू कश्मीर अगर थी तो कौन सी परेशानी थी? परेशानी थी क्योंकि हम लोगों को लगता था कि हमारे यहां तो नहीं है ऐसा, तो उनके यहां कहां ऐसा होगा। ठीक है, इसीलिए जब हट गया तो बड़ा सुकून हुआ कि बड़ा अच्छा है भाई, उनको काहे विशेष अधिकार दिया जाए। चलो बेटा, इसी प्रक्रिया से क्या किया जाएगा बेटा? हटाया जाएगा। आगे बढ़े। विधान परिषद की संरचना, डिजाइन क्या होगी? आर्टिकल 171 भी लिख लो, लगे हाथ, निपटा लिया जाए इसको। क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा है ना बेटा, संबद्ध है, तो दोनों को एक साथ देखा जाए तो अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनो, 169 सिर्फ ये बताता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किस प्रक्रिया से होगा। वो ये बिल्कुल नहीं बताता उसके सदस्य कौन होंगे, कितने होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, कुछ भी नहीं बताया जाता। तो जाहिर सी बात है वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि अगर बन गया तो उनकी डिजाइन क्या होगी, उनका स्वरूप क्या होगा। इसके लिए 171 लिखा गया है ना बेटा? लिखें, जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, जिस भी राज्य में किसका बेटा? विधान परिषद का गठन होगा, उसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के, इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। एक 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। तथा यह संख्या किससे बेटा? 40 से कम भी नहीं होगी। इसका मतलब कितने लोग समझ पाए? नहीं, सारे लोगों को समझना है, और नहीं तो हम आपसे पूछ लेंगे। आप क्लियर हो? पीछे मुस्कुराहट ही बता रही है कि क्लियर नहीं थी। ठीक है, बंद बंद चेहरे की मुस्कुराहट कुछ कह रही थी, है ना? हाँ, और बेटा प्लीज ईमानदारी से बताओ कि ये सब जो हमने बोला कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। तो क्लियर हो रहा है? अब एक क्वेश्चन पूछे, निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? अरे पहले बोलने तो दो, अभी टेंशन में आ गए, है ना? तो हम आपसे ये पूछेंगे कि हम 4 राज्य बता रहे हैं, 4 राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की संख्या बता रहे हैं। बस आप ये बताना है कि उसमें से किस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है ना? अगर समझे हो तो, और नहीं समझे हो तो फिर इधर उधर ताकना।
A, B, C, D। तो 4 राज्य हैं हमारे। राज्य हैं X, Y, Z, W, कुछ भी। इनके यहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या हम लिख रहे हैं। बस आपको ये बता देना है कि इसमें किसमें बन सकता है और किसमें नहीं बन सकता। तो ये दोनों नहीं बताना है, बस आपको खाली ये बताना है कि किसमें नहीं बनेगा। हम जिससे पूछेंगे बेटा वही बताएंगे। यहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो राज्य है X, Y, Z कुछ भी। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे विधान परिषदें नहीं बनाई जा सकती। बनाई ही नहीं जा सकती। हाँ वाई भी ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे उधर पीछे भी कोई बोलेगा भाई, बच्चियां उधर समझ में आ रहा है बेटा क्या हम पूछ रहे हैं? सीधे सीधे तो नहीं ही पूछा जाएगा आपसे, वो थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा नमक मिर्च लगा के ही पूछा जाएगा ताकि थोड़ा सा परेशान हो जाए, है ना? आप बेटा वाई क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं। हाँ संख्या कम होगी, 40 है, 40 से कम होगी। कहाँ 40 से कम हो गई? यहाँ तो 119 है। हैं? अपनी बात स्पष्ट नहीं कह सकते, जो भी आपको बोलना है साफ तो बोलिए, सामने वाला समझ पाए। जिन भाषा में आप लोग हमें अपना उत्तर बताते हो उसी भाषा में हम पढ़ाने लगे तो तबाही हो जाएगी, है ना? तो हमसे तो बड़ी स्पष्टता चाहिए और आप गोलमोल बोलोगे। अरे बहुत सीधी सी बात है बेटा। देखो जो मैंने बार बार कहा, सीधे आपके साथ कुछ नहीं होगा, बस जो होगा सब घुमा फिरा के होगा। जो आप जानते हैं उसी का अनुप्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेंगे तो कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी कर ही लिया आप। अब ये कि कालिदास वाली स्टाइल में किया कि बुद्धि से किया, ये मैं नहीं समझ सकता, है ना? चलो 40 से कम नहीं होगा और x/3 से ज्यादा नहीं होगा। x क्या है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो ये लिमिटेशन इसकी हो गई, इसी के बीच में होना होगा। अब एक बात बताइए कि x अगर 120 से कम हुआ तो 40 से कम हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस है ना बेटा। यानी एक बात दिमाग में बैठा ले कि मात्र उन्हीं राज्यों में, उन्हीं विधानसभाओं में विधान परिषद बनाई जा सकती है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 या उससे ज्यादा हो। कौन बोला कम? 120 या उससे ज्यादा हो। लिखें जी, बोले अपवाद जैसे तो वहां विधान परिषद है। अरे मित्र पूछ कुछ अलग रहे थे, पूछ कुछ अलग लिया। हम समझ रहे हैं आपके मन से। अरे पूछना कुछ अलग था, पूछ कुछ अलग लिया आप, है ना? आप तो ये पूछ रहे थे, मैं बताऊं क्या पूछ रहे थे कि सर संविधान के 170 में तो लिखा है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये कहाँ आ गया बीच में? चलो ठीक है, अभी आने दो तो हम बात करेंगे। और एक बात कि अपवाद तो अपवाद होते ही है। आपके संसदीय क्षेत्रों में फिर विधानसभा क्यों है? आपके संघ शासित क्षेत्र में काहे विधानसभा है? अपवाद तो ये भी है, तो अपवाद करने की जगह है ना हमारे संविधान में। अरे 368 किस दिन रात के लिए दिया गया? इसीलिए दिया गया है ना कि जहां कुछ ना हो वहां होगा, और 368 से होगा। काहे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो जम्मू कश्मीर खत्म हो गया ना बेटा, नहीं तो बच्चे खाली मेरे ऊपर हमला बोलते थे कि वहां तो 36 हैं सर। भाई वहां 36 थे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो बच्चे तुरंत हमलावर हो जाते थे कि सर आप तो कह रहे हो 40 से कम नहीं होगा, वहां 36 हैं।
वहां 171 लागू होता है, तो फिर यह बकवास की बात का है। वहां जब भाग 6 लागू ही नहीं होता तो वहां विधान परिषद ऐसे बनी है जैसे हमारे यहां बनी है। अरे उनका शुक्र है कि उन्होंने विधान परिषद कहा। अरे वो कुछ भी कह देते, हाँ वो कह देते कि ये सीनेट कहलाएगा। अरे उनका मन, वो जो चाहते वो कह देते। वो तो गनीमत थी कि उन्होंने भी कह दिया कि भाई इनको विधान परिषद बोलेंगे हम। कुछ और बोलते, संविधान उनको बनाना था कि आपसे पूछ के बनाया कि भैया क्या कहते हैं आप उच्च सदन को राज्य के, तो हमसे पूछ के थोड़ी बनाए हैं वो। बस शुक्र यह है कि थोड़ा सा हमारे से मिलता जुलता बना दिए, उनका जो मन करता बनाते, हमसे पूछ पूछ के थोड़ी बनाए। चलिए ये लिख लिया बेटा? नहीं सुना है, खाली लिख लें। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा यह संख्या 40 से कम नहीं होगी। पूरा लिख लिया? आगे लिखो। अरे हो गया है तो बड़ा अच्छा है, नहीं हो गया होता तो हमने कहा कि भाई गड़बड़ ना होने पाए। चले आगे लिखें। स्पष्ट है उन्हीं राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना हो सकती है। होगी नहीं मैं कह रहा हूं, हो सकती है, जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 या उससे अधिक हो। जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बेटा? 120 या उससे अधिक हो। क्लियर हुआ बेटा? हाँ। थोड़ा सा लिख लें तथ्यात्मक ढंग से। हाँ लिखे। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होगा। क्या होगा बेटा? अस्थायी सदन। देखो बड़ी मजेदार बात है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो बड़ा भाई भी होगा और अस्थायी सदन होगा। बड़ी मजेदार बात है। इसको जन्म देता है विधानसभा और ये हो नहीं पापा नहीं बन जाते। ठीक है, हाँ समझ सकते हो दिमाग में कुछ भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए। माने इनकी शुरुआत करता है विधानसभा और जैसे इनको बना देता है तुरंत आके कहते हैं मैं हूं बड़ा भाई, क्योंकि उच्च सदन इसे ही तो कहा जाता है। लेकिन यह अस्थायी सदन होगा तथा इसे उच्च सदन कहा जाएगा, अपर हाउस। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना बेटा? 6 वर्ष होगा। इसके 1/3 सदस्य वही राज्यसभा वाली हालत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही नए निर्वाचित होते हैं। उतने ही नए क्या होते हैं बेटा? निर्वाचित होते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि इनका निर्वाचन कौन करता है ना बेटा? यानी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन के द्वारा होता है। तो एक हेडिंग बना लें, सब हेडिंग बना लें। इसी में लिखा हुआ है बेटा, माने 171 में ही सब डिटेल में लिखा गया। लिखे, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न के द्वारा किया जाएगा। इसके निर्वाचक मंडल को कितने भागों में बांटा गया? 5। माने राष्ट्रपति भी निर्वाचित करता, अरे राज्यपाल भी निर्वाचित करता है, निर्वाचित करता है। प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुना करो, याद तो बढ़िया किया है लेकिन उसका अनुप्रयोग भी। मैंने कहा इसके निर्वाचक मंडल को कितने भागों में बांटा है, तो राज्यपाल निर्वाचक मंडल नहीं है। लिख लें,
पहला, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा बेटा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी एमएलए लोग एमएलसी को चुन लेते हैं। ठीक है। दूसरा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा, लोकल बॉडीज द्वारा। सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा। ठीक है। तीसरा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों द्वारा। किसके द्वारा बेटना? स्नातक माने जो ग्रेजुएशन कर चुके हो, वोट वोट दिए हो। अच्छा, बनाया ही नहीं गया? नहीं, बनाया नहीं जाएगा, बनना पड़ेगा, है ना। तो क्या तरीका है बेटा? लिख लें, कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की योग्यता हो तथा मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लिए हो। मतदाता के रूप में क्या बेटा? पंजीकरण करा लिए हो। फिर 1/12 चौथा, शिक्षकों द्वारा। इनका भी लिख लो बेटा। माध्यमिक शिक्षा से संबंध वे अध्यापक जो 3 वर्ष पूर्व से अध्यापन कर रहे हो तथा मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके हो। जो 3 वर्ष पूर्व से, यानी अपॉइंटमेंट हुए उनके कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों, है ना बेटा? समझ पा रहे बेटा? कई बार रिपीट करेंगे बेटा, जय बार कहोगे तय बार करेंगे। देखिए जरा सोच लो, आप एक शब्द नहीं बना सकते जो बोला गया है, बना के लिख लो। आगे की लड़ाई में तो सब शब्द आप ही को बनाना पड़ेगा। ठीक है। आगे बेटा नोट बना के लिखो। नहीं, उस सीरीज से बाहर करो, इसको उस प्रभाव से बाहर करिए। लिखें, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। एक 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो गणित वणित भी पढ़ाई है थोड़ा बहुत? बोल ही नहीं रहे। अरे हम गणित नहीं आती हमको भाई, हम नहीं पूछेंगे कुछ। गणित तो पढ़ा है ना। 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 कितना होगा? 5/6। क्लियर है? यानी 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है और कुल हो जाएंगे 6/6 अर्थात 1, यानी पूरा। क्लियर है भैया? कल को यही पूछेगा तो कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अब प्रतिशत में पूछने लगा, परसेंटेज में पूछने लगा, फ्रैक्शन में पूछने लगा, तो नजर सब पे रखिए ना बेटा। यानी 5/6 का निर्वाचन और 1/6 मनोनीत। अरे तो शुक्र मनाओ कि आपको बख्श रहे हैं, और अगर पूछने का मन बना लेंगे ना तो बता नहीं पाओगे। उस इलाके में जहां पढ़े हो वो आपसे मुरव्वत दिखाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आप बता दो। कल को पूछेगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या फलाना है, इसमें कितने निर्वाचित होंगे? फलाना नहीं, फलाना का मतलब संख्या बोलोगे तब ना हम कुछ बताएंगे, ऐसे कैसे बता देंगे।
तो मान लीजिए विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 60 है। अच्छा चलिए हम किसी से पूछते हैं, मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 हो, तो उसमें कितने निर्वाचित होंगे? अरे मेरी ओर देखो बेटा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी राज्य में 60 है, तो उसमें कितने? अच्छा ये उनसे राय ले रहे हो क्या आप? देखिए ये समूह परीक्षा नहीं होती, गिरोह बना के परीक्षा नहीं देंगे आप पीसीएस वगैरह की, अकेले अकेले युद्ध में जाना होता है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि से बताओ, अगर मान लो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 60 है, तो इसमें कितने लोग मनोनीत होंगे और कितने लोग निर्वाचित होंगे? घबराओ मत, आराम से, जो लिखा उखा है ऊपर देख सकते हो। और इधर बेटा कुछ तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हम ही से पूछ लें। अरे नहीं नहीं, आपसे हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है बेटा, बस इच्छा ये है कि आप भी जान जाएं। और क्या जी? चलो आप और कोई आप बताओगे बेटा? घबराओ नहीं, आराम से। इतना वॉल्यूम धीमे काहे हो जा रहा है? कॉन्फिडेंस गायब हो जा रहा है, आत्मविश्वास खत्म। आपके बोलने का लहजा आपके कॉन्फिडेंस को बताता है कि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो। एकदम दाड़ के बोलो ना, गलत कौन कर देगा? अगर सही है तो 50 बोलते बोलते वॉल्यूम एकदम कम हो गया। अरे बहुत सिंपल है बेटा, 1/6 मनोनीत करेंगे तो 60 का 1/6 कितना होता है ये आपको पता है? 60 का 1/6 6 होता है, 10 होता है। वेरी गुड, तो 10 हो गया, तो 60 में से 10 घटा दिए तो बच गया 50। डेफिनेटली 50 निर्वाचित होंगे। ऐसे भी बता सकते थे और ऐसे भी बता सकते थे, 60 गुणे 5/6 तो भी आपको मिल जाता। खैर ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ भी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि योद्धा इसमें बहुत हैं जो खाली रट के आए हैं। थोड़ा व्यवहार करा लिया जाए, है ना भैया जी? 12 हो गया बेटा। अब ये कि रहेगा, मैंने बोला कि नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो अस्थायी सदन हो जाएगा और उच्च सदन कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसको अगर बनाया गया होगा बेटा तो कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां तो दी ही गई होगी। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ मन में बोल रहे हो, बोलो। अच्छा याद कर रहे थे चलो बड़ी अच्छी बात है, हेडिंग बना लो, आज इसको खत्म करो। विधानसभा, विधानसभा लिखे, प्रत्येक राज्य का यह अनिवार्य सदन होगा। प्रत्येक राज्य का यह क्या होगा बेटा? अनिवार्य सदन होगा। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। परंतु कुछ राज्यों में इसका अपवाद है, यानी सदस्य संख्या 60 से कम भी है। परंतु कुछ राज्यों में इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं। और अपवाद कैसे होते हैं हम बता चुके हैं। अब हर जगह अपवाद हो जाएगा, जहां चाहेंगे वहां हो जाएगा। जहां संविधान राह नहीं दिखाएगा वहां 368 राह दिखा देगा, है ना बेटा? इसीलिए ना लिखा गया है बेटा। 368 लिखने का क्या उद्देश्य था? कि जहां संविधान में कोई प्रावधान न हो और आप उस तरह की चीज अगर करना चाहें तो आपके पास एक प्लान बी रहे कि आप ऐसा कर पाए। आगे लिखो बेटा। इनके अच्छा विधानसभा का कार्यकाल कितना? सदस्यों का? विधान परिषद का कार्यकाल? पिट जाओगे, वो तो कौआ उड़ वाले में चलेगा, है ना?
उसमें विदाई हो गई। 2 ठो मैंने इसीलिए पहले पूछा कि थोड़ा उड़ हो जाए, और फिर मैंने पूछा विधान परिषद तो 6 नहीं, विधान परिषद अस्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। वेरी गुड। नहीं, हमने गलती से फंसाया आपको, उसमें आपका दोष नहीं है ना बेटा। चले, हो गया बेटा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा बेटा? 5 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। इसके कार्यकाल की गणना प्रथम अधिवेशन से होती है, चुनाव से नहीं होती। गणना 5 साल की कब से होगी बेटा? प्रथम अधिवेशन से होगी। ठीक है, अब हेडिंग बना लो बेटा। पहुंच गए हम लोग किनारे तक। शक्तियां, यही महत्वपूर्ण है, इसी पे थोड़ा सा बात करना है। और फिर हम लोग संभवतः कल बात कर लेंगे बेटा उच्च न्यायालय पर, है ना। आ जाएंगे, बात हो पाए ना हो पाए तो कल हम उच्च न्यायालय पे आ जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले दिन हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो खूब रिवाइज कर लो। और अगर मौका मिलेगा, संभावना है होली के पहले 1-2 दिन मौका मिल जाता है, तो थोड़ा सचिवालय की पूरी डिजाइन आपको हम समझा देंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।